ओके, सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? कोई बता सकता है ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? हेलो? यस सर, दिख रहा है। ओके, सो लास्ट क्लास जो पढ़े थे आप लोगों ने होपफुली थोड़ा बहुत रिवाइज करके आया होगा। तो आज थोड़ा और जाते हैं हम उसके अंदर क्या क्या है। तो हम इस टॉपिक पे छोड़े थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और इसका मैंने एक सिंपल सा वो भी दिया था कि जब कभी एक मैट्रिक्स का हम रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट सेम रहता है। उसी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसी को ट्रांसपोज ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is obtained by interchanging rows into columns and columns into rows। रोज को कॉलम्स बना दिया, कॉलम्स को रो बना दिया आप लोगों ने, उसी से होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर मुझे देना है, मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसका कंपोनेंट्स a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, a3 b3 c3 है। तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर हम ए टी इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ए टू द पावर टी, ए टू द पावर टी इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जो रोज है उसको कॉलम्स बना देंगे और जो कॉलम्स है उसको रोज बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक है, जो यहाँ के जो फर्स्ट रो थे वो यहाँ के फर्स्ट कॉलम बन गए। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ के जो फर्स्ट कॉलम थे यहाँ के फर्स्ट रो बन। क्लियर है सबको? ठीक उसी तरह सेकंड एंड थर्ड का वैसे ही हो गया। हेलो, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। ओके, सो अभी तो ये तो आप लोगों को पता ही था शायद। तो अभी जाते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज की तरफ जिससे एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जाते हैं प्रॉपर्टीज। देखो, मैट्रिक्स का क्या होगा, लगभग 3 या 4 क्लासेस हम सिर्फ थ्योरी में ही जाएंगे जिसमें मैं प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। इसके बाद सम्स जब करेंगे ना एक साथ, तब आप लोगों का प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रॉपर्टीज देखते रहिएगा, ठीक है, ताकि तुरंत उसी समय आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज। कोई बता सकता है क्या होगा? मतलब ए का पहले आपने ट्रांसपोज किया, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करिए। ए। यस एग्जैक्टली, मतलब फिर से ए हम हो उसी जाएगा। पॉइंट पे आ गए। हमने ए ट्रांसपोज कैसे किया, उसके रोज और कॉलम्स को चेंज किया, फिर ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को अगर दोबारा मतलब ट्रांसपोज ले लिया तो फिर से हम उसी पे आ जाएंगे, है ना? ये सिंपल था। नेक्स्ट, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, नंबर 3, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, नंबर 4, अभी ए ट्रांसपोज, इसका वैल्यू क्या होगा,
a to the power ट्रांसपोज। ये कब पॉसिबल है? व्हेन a इज स्केलर। ये a मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, एक स्केलर है। मान लो ये 2 इंटू ए, उसका ट्रांसपोज क्या होगा? 2 टू द पावर ट्रांसपोज नहीं आ सकता, उसका कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि 2 एक स्केलर है, वो एक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसका ये हो गया, सिंपल। समझ गए ना ये वाला प्रॉपर्टी? ये लोग बच्चे गलती करते हैं इसमें, ये इसको मैट्रिक्स मान के चलते हैं। ये यहाँ पे स्केलर बताया गया है, मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है उसको, -1 +1 -2 +2, कुछ भी एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके Yes, sir. ओके। अभी Okay, अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? A इंटू बी ट्रांसपोज। अभी A एंड B बोथ आर मैट्रिक्स, तब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होगा। ये ध्यान रखना, A B होल टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसको कभी कभी रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे K स्केलर था, A मैट्रिक्स था, यहाँ पे बोथ A एंड B आर मैट्रिक्स। अभी इससे हमको एक चीज पता चल रहा है, पता है क्या? देखो, मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता था, ए बी टू दी पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट कभी एक नहीं होता। ये हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी पढ़ेंगे, पर मैं फिर भी इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा, ये गलत होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि लोग फ्लो में ए बी टू दी पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? सेकेंड मैट्रिक्स टू दी पावर ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स टू दी पावर ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है, ओके। ठीक है, हाँ तो हाँ, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, सॉरी, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों सेम है। ये तो हम लोगों ने लाइन में पढ़ा था, है ना, कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर दे तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। वो यही था जो मैंने इतना लंबा लाइन लिखा था, उसका मतलब यही है, ठीक है। अभी ये प्रॉपर्टी आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगी। और नंबर 7, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है? जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, उस इन्वर्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब इन्वर्स कब कैलकुलेट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, वो जब इन्वर्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ट्रांसपोज और इन्वर्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे लिखा देते हैं, ठीक है। अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स दूं, उसका इन्वर्स निकलना ही चाहिए, ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। किस सिचुएशन में उसका इन्वर्स पॉसिबल है, किस सिचुएशन में उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। आप तुरंत इन्वर्स का एक फॉर्मूला है, तुरंत फॉर्मूला में मत घुस जाना, ओके। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ सही में हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं, या खामखा हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया मुझे 1/0 निकाल के दिखाओ, तो आप तो नहीं निकाल पाओगे, जबकि आपको डिवीजन आता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब ए का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, तो देन ओनली दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड। ए टू द पावर -1 मतलब इसका मतलब इन्वर्स ही है, ठीक है। ए इन्वर्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। टू द पावर -1 मतलब इन्वर्स है, ठीक है। ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। सबको प्रॉपर्टी 7 समझ में आया या नहीं? ए टू द पावर -1 मीन्स
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी इनवर्स कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज मतलब क्या, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालो फिर उसका इनवर्स निकालो। फिर तुम लोग बोलोगे कि सर क्या बचवाना है, इसको पहले करो इसको बाद में करो, क्या ही फर्क पड़ता है, पड़ता है। ठीक है, आप जब इनवर्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोज निकालना आसान है इनवर्स से। तो इसलिए जब देखो इस स्टेप में ही अगर आप फंस जाओगे तो इसमें आप कर ही नहीं पाओगे। तो क्यों ना हम पहले इस स्टेप कर ले उसके बाद ये करें। ओके, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको फंसाएंगे वरना, और आप फंस भी जाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मैं दो मैट्रिक्स दे रहा हूं, ए जी एच जी बी एफ एच एफ सी। ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स दे रहा हूं बी, जहां पे ए जी एच माइनस जी बी एफ माइनस एच माइनस एफ सी। इन दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है या सिमिलरिटी क्या है, कोई भी आंसर दे सकते हो। सर डायगोनल के नीचे नेगेटिव है एलिमेंट्स। अच्छा ऑब्जर्वेशन है। फिर अगर डायगोनल के नीचे नेगेटिव है, थोड़ा और सोचो, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, तो उससे क्या होगा। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है दोनों मैट्रिक्स में सिमिलरिटी क्या है, दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। आपने एक डिफरेंस बता दिया कि डायगोनल के नीचे वाले नेगेटिव है। हाँ ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। उसको थोड़ा और सोचो। कोई और, ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था तो इन्होंने कर दिया, किसी और का भी तो हक बनता है ना आंसर देने के लिए। तो सिमिलैरिटी है कि डायगोनल्स के ऊपर सारे एलिमेंट्स सेम है और डायगोनल भी हाँ वो सेम है। फाइन, ओके, डायगोनल भी सेम है, ओके, सिमिलरिटी हुई है। ठीक है, अभी वो दो मैट्रिक्स, अभी मैं बस आपको ए मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, ए मैट्रिक्स के ऊपर बस फोकस करो और मुझे बताओ ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का क्या क्या सिमिलरिटी दिख रहा है आपको, क्या क्या सिमिलरिटी नहीं दिख रहा है। बस ए मैट्रिक्स पे फोकस करो। अभी ए और बी का आपने अच्छा एक दे दिया, उससे बहुत ही अच्छा एक चीज हमको बाद में पता चलेगा। अभी बस ए मैट्रिक्स पे फोकस करो, सारे एलिमेंट्स को देखो और बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स सेम है, कौन कौन से एलिमेंट्स अलग है। बताओ। हेलो, सो गए क्या सब लोग या खाना खा रहे हो। सर डायगोनल के जितने नीचे वाले हैं वो सब नेगेटिव है, उसके ऊपर वाले जितने भी सब पॉजिटिव है सर। ना 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 ना, ए और बी के बारे में अभी छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ सर बस ए मैट्रिक्स पे फोकस करो और बताओ कि ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को देख के क्या क्या सिमिलरिटी आपको मिल रहा है, क्या क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है। बस ए एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करो, ए के एलिमेंट्स के ऊपर फोकस सर ए का ट्रांसपोज करो। इक्वल है ए के। हाँ ये एक बहुत अच्छा बात बोला, ये किसने बोला आपने, ए का ट्रांसपोज इक्वल है उससे। हाँ ये यस, अब ये इक्वल क्यों हुआ। ठीक है, अब हम उसकी तरफ जाते हैं। आपने बहुत अच्छा बात बोला, एकदम करेक्ट। अगर मैं इसको एलिमेंट फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा A11 होगा, है ना, ये मेरा A12 होगा, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा।
ये मेरा A13 होगा, करेक्ट है ना। मैं एलिमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो मैं एकदम सबसे पहले मैट्रिक्स की शुरुआत में जो एलिमेंट फॉर्म लिखा था एकदम छोटे वाले फॉर्म में, याद है। कहाँ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ये वाला A11 A12 A13 याद है ना, ये एलिमेंट फॉर्म में था। ओके हाँ, तो इसको A11 A12 A13 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। हेलो, यस सर, लिख सकते हैं। यस। तो फिर उसके बाद इसको A21, इसको A22, इसको A23, फिर उसके बाद इसको A31, इसको A32 और इसको A33 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब ए मैट्रिक्स में क्या A12 A21 है, इक्वल है ना। A13 यस सर। इज इक्वल टू A31 है ना, और A क्या रहेगा, हाँ 23 इज इक्वल टू A32। ओके करेक्ट, यस सर। और A11 तो A11 के इक्वल होगा ही, वो तो उसमें तो कोई है भी नहीं, है ना। फिर A22 तो A22 के बराबर होगा ही, और A33 के बराबर होगा ही। मतलब इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है, Aij इज इक्वल टू Aj, करेक्ट। ये लिख सकता हूं मैं। यस सर। सबको क्लियर है यहाँ तक। जी सर। इसी तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी सिमेट्रिक आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। सिमेट्रिक मतलब क्या, एक रुमाल को सिमेट्रिकली आपको भांज करना है बीच में, तो आप एकदम बीच में करोगे ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, है ना। ठीक उसी तरह एक कॉपी के पेज को अगर आपको सिमेट्रिकली फाड़ना है तो सबसे पहले हम प्रोसीजर क्या करते थे, उसके ऊपर ऐसे लिपटा देते थे, ऐसे भांज करते थे बीच में, ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर हूबहू ओवरलैप हो जाए। उसके बाद स्केल से काटते थे। सिमेट्रिक मतलब वही है। अभी इन दोनों मैट्रिक्स को आप, मतलब इस ए मैट्रिक्स को आप इस डायगोनल के अराउंड इसको ऐसे ऐसे वो भाज कर दो, तो आपको क्या दिखेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। इसी तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसका ट्रांसपोज लोगे तो सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों मतलब सारे एलिमेंट्स को आप अगर रो वाइज कॉलम वाइज भी देखोगे तो सेम ही, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया सब लोगों को। तो ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके क्लियर। क्लियर है ना सबका। यस सर, क्लियर है। यस ओके, यस सर। ठीक उसी तरह अगर आप बी पे फोकस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि B12 is equal to minus B21, correct. B13 is equal to minus B31, correct. B23 is equal to minus B32, है ना। यस सर। मतलब यहाँ पे वैल्यूज तो सेम है बट दोनों के साइंस अपोजिट है। किस कंडीशन में, Bij is equal to minus Bji फॉर ऑल I, j नहीं है, ये वैलिड है फॉर ऑल I, j, लेकिन ये वैलिड है ओनली फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव तो माइनस है ना, तो वो तो नहीं है, ठीक है ना। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या है कि Bij विल बी इक्वल टू Bji,
ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या है, रो और कॉलम को अगर इन्वर्स करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक तो है लेकिन वो स्क्यूड है। स्क्यू का मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है? हेलो, ठीक है, मैं एक सिंपल से बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब, स्क्यू का मतलब है सिमेट्रिक तो है लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा तिरछा है इसका वो मतलब। सिमेट्रिकल है ओके, ओवरलैप करेगा लेकिन उसके वैल्यूज अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक और यस सर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बीच में आप लोगों को आई मीन क्लियर है सबको? यस ओके सर। फाइन। अभी ये लाइन कहीं पे आप लोगों ने देखा था क्या, मुझे बस बताना, इम्पोर्टेंट नोट बना देता हूँ। ये लाइन कहीं पे आप लोगों ने देखा था क्या, एनी मैट्रिक्स कैन बी represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्या आप लोगों ने ये लाइन कहीं भी पहले देखा था? यस सर। आई थिंक 11 या 12 में जब हमने पहली बार मैट्रिक्स पढ़ा था तब देखा था, करेक्ट? यस सर। यस। तो नाउ जस्ट टेल मी, ये आप लोग फटाफट अभी सॉल्व करोगे, ठीक है। इसका a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये सॉल्व करोगे, क्या मिला आपको? और क्वेश्चन नंबर 2, a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या मिला? फटाफट। द ए ट्रांसपोज प्लस ए। पहला वाला ना, तो इसमें यस ये सर। होगा, है ना, तो आपको ये मिला। और a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, सेम है। यस सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a प्लस a ट्रांसपोज इज ऑलवेज क्या है, व्हाट विल बी द टर्म नाउ, ऑलवेज। कम ऑन यार, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको मिला, a प्लस ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ा था, अभी अभी थोड़ी ऊपर में पढ़ा था। आप ही ने तो बोला था ना कि उन दोनों का अगर ट्रांसपोज सेम है तो क्या है, सिमेट्रिक। एग्जैक्टली, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ओके, नाउ दिस वन, इसका आंसर क्या है बताओ? लेट मी चेंज द कलर। सही लग रहा है, आज पूरा इंटरेक्टिव हो रहा है क्लास। कम ऑन, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ दैट एडिशन, है ना। ओके, ये तो ये हो गया, बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, यस सर। लिख सकता हूँ ना, हर कोई एग्री करता है। तो मतलब मुझे क्या मिला, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मिले, क्या मिला, माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। ये किसका प्रॉपर्टी था? स्क्यू ओके, सिमेट्रिक। एग्जैक्टली, स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, तो मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ b ट्रांसपोज, सॉरी माइनस ऑफ b। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। एक बार फिर से लिख ही दिया आप लोगों को, ताकि जो आप लोगों ने समझा वही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट? ओके, एग्री? सब लोग एग्री करते हैं इसको?
हाँ, यस सर। तो अभी इस प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने देखा था, इसको प्रूफ करने का टाइम आ गया फिर। ओके, जो इम्पोर्टेंट नोट है, प्रूफ ऑफ इम्पोर्टेंट नोट, जो ऊपर इम्पोर्टेंट नोट लिखा है उसको अभी हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये सच में होता है या नहीं। तो उसने क्या बोला कि कोई भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स को मुझे ए ही रखना है, तो उसको अगर मैं ए रखूंगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक बार प्लस किया, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज को प्लस किया, तो मुझे तो पता है, क्या पता है, मुझे तो पता है कि ये सिमेट्रिक है ना, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन ये दोनों ऐड होने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं हो रहे हैं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, करेक्ट। अभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। ओके, यस सर। तो हो गया ना। कोई भी मैट्रिक्स को आपने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। यही है आपका प्रूफ उस प्रॉपर्टी का जो रटने बोला था, कुछ रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर? यस सर। हर Yes, कोई sir. क्लियर है? ओके, फाइन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, कभी कभी तुरंत आ जाता है कि दिस एक दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे देगा और बताएगा कि दिस मैट्रिक्स इज क्या है, नंबर ए स्क्यू सिमेट्रिक, नंबर ए सिमेट्रिक, नंबर 3 ऑर्थोगोनल, नंबर 4 इनवॉलंटरी, ऐसे कुछ। तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना और एक ही बार में दिमाग में डाल दे। फिर घर जाके, मतलब घर में ही तो हो शायद, ओके रूम में तो अभी हो, तो उसके बाद सोने से पहले देखो या फिर सुबह देखो, मतलब देख के, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना, सबसे आसान है ये चैप्टर और सबसे आसानी से आपके दिमाग से जाएगा भी। ठीक है, ये एकदम केमिस्ट्री की तरह है। ओके, तो इसलिए इसको, मतलब आप ऐसे करो जैसे खाने के साथ थोड़ा वो चटनी वटनी लेते हैं ना, उसी तरह जो हैवी हैवी सब्जेक्ट्स है उसके साथ थोड़ा लाइटली इसको बस ऊपर ऊपर से आंखें खुराने से भी आप लोगों का दिमाग में रह जाएगी ये सब चीज। ठीक है, ओके। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ए नामक, ओके ए दोनों बहुत ए हो गए, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मतलब मैट्रिक्स का नाम मैंने ए बता दिया, उसको मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया ताकि, ओके। तो मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। हाँ, तो ए नामक एक मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? जब इफ ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई कर देने से, अभी मुझे बताओ, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमको मैट्रिक्स ही मिलेगा पक्का। तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से, मतलब ए के ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई कर देने से हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, देन दिस ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, मान लो बी एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स के साथ बी ट्रांसपोज को आपने मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। ना बी रहा ना बी ट्रांसपोज रहा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पढ़ा था ना आप लोगों ने, 1001 1100। ओके, यस सर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अभी ये ऑर्थोगोनल टर्म आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो है। तो वेक्टर कैलकुलस में मैं फिर से आपको इसी लिंक के थ्रू पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स लिंक है। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोगों को सारे टॉपिक्स ऐसे लिंक करवाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा कि मान लो हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे थे, बस डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से। ठीक है, तो इसलिए अभी बस मैं, मतलब बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि सर हम सेम ही चीज को ऐसे घुमा फिरा के क्यों नहीं पढ़ रहे, उसका रीजन होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप बस मैट्रिक्स के फॉर्म में देख लो, कुछ दिनों बाद आप इसी मैट्रिक्स को वेक्टर कैलकुलस के फॉर्म में देखोगे। ओके, तो अभी तो हमने एक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेट मी सी, मैंने पढ़ाया था शायद, चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जितना भी मल्टीप्लाई कर लो आई ही रहता है ना। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप ट्रांसपोज निकालोगे तो भी आई ही रहेगा। ओके, करेक्ट। वो दो प्रॉपर्टी को हम अभी मिक्स करके क्या बताएंगे, एक लाइन लिखेंगे कि
identity matrix is always an orthogonal matrix. हाँ, अभी कैसे ये हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हम देखते हैं। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? I ट्रांसपोज इनटू I मस्ट बी इक्वल टू I। उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं, हमको राइट हैंड साइड मिलेगा या नहीं हम देखते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। उसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? I ट्रांसपोज इनटू I मस्ट बी इक्वल टू I। करेक्ट? यहाँ तक सबको ठीक आइडिया लग रहा है? ओके, हेलो सर। यस सर। ओके, तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा टू प्रूफ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू I। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी क्या था कि I ट्रांसपोज और I बराबर है, मतलब I ट्रांसपोज को हम I ही लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस I ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I, है ना? ओके, अभी एक और प्रॉपर्टी पढ़ रहा है, I को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे I ही रहेगा, सिंस I टू दी पावर n इज इक्वल टू I। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना? ओके, तो इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे, या फिर मान लो आपको ऐसे दे दिया कुछ, ठीक है, कि द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A इज। अब किस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है, A या B? B के बारे में पूछ रहा है ना? तो सबसे पहले तो इसका हमको प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। उसमें अगर ऑप्शन ऐसे रहा आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल, ठीक है, फिर रहा मान लो बोथ, फिर रहा मानो नन। आप बताओ कौन सा आंसर लिखोगे? कौन से मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहे हैं? बी मैट्रिक्स, जो कैसे मिलेगा हमको? A ट्रांसपोज और A मल्टीप्लाई करके मिलेगा, है ना? वो आइडेंटिटी होगा, ऑर्थोगोनल होगा, बोथ होगा या नन होगा? बताओ, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कम ऑन, आंसर। बोथ। और हेलो, इतने बोथ होगा। लोग हैं, बोथ होगा। और कोई? ऑर्थोगोनल। सब ऑर्थोगोनल, बोथ। ओके, बोथ, ओके। ये अच्छा है कि आप लोग एटलीस्ट सोच रहे हैं। ओके, तो जो आप यहीं पे सोच रहे हैं ना, वही बोल देना चाहिए। अच्छा हुआ आप लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वही सोच आपका एग्जाम में फिर से आएगा और आप गलत कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने गलती क्या कर दिया। क्या मैंने कभी ये बोला था कि A ट्रांसपोज इनटू A हमेशा I ही आएगा? ये तो मैंने कभी नहीं बोला था। ये कब I आएगा? जब A ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ पे कहीं पे बोला है A ऑर्थोगोनल है? हाँ, नहीं बोला ना? यस सर। तो क्या होगा अभी? ऑप्शन बताओ। ये तो मैंने कभी नहीं बोला। ये क्या बोला? A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा कब? जब A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल्स टू I होगा। मतलब ये हमेशा नहीं भी हो सकता है ना? अब बताओ, अब कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मतलब बोथ तो गया ही सर, बोथ को तो आप निकाल ही दो। हाँ, नहीं होगा सर, फिर ना होगा। नन, यस एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो आपको एक्सक्यूज मी, किसी का माइक बज रहा है। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, मान लो अगर यहाँ पे द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A वेयर A इज ऑर्थोगोनल इज लिखता, तब आंसर बोथ होता, है ना? समझ में आया सब लोगों को? यस सर। तो इसका आंसर नन होगा। ओके, तो इसलिए सोचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने एटलीस्ट सोच के गलत आंसर तो दिया, ताकि ये गलती आप एग्जाम में नहीं करो, ठीक है? ओके, तो अभी जो जो आप लोगों ने एक्चुअली ऑब्जर्वेशन किया है अब तक, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होगा। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं हम कभी कभी, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके दो तरह होते हैं। नंबर 1 अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मैं बस एग्जांपल दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और नंबर 2 लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? तो ए अगर एक मैट्रिक्स है, तो मान लो यहाँ पे ए ई एफ 0 बी डी ई है 0 0, इसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब अपर ट्रायंगल में ही बस एलिमेंट्स है, लोअर ट्रायंगल में जीरोस है, ठीक है? जहाँ पे जीरो है उस हिसाब से नाम नहीं है, जहाँ पे एलिमेंट्स है उस हिसाब से नाम है। कोई कोई बच्चे ऐसे याद रखते हैं जहाँ पे जीरोस है। तो बी कैसा होगा? उल्टा। जैसे मान लो ए डी ई बी एफ, और मान लो सी यहाँ पे 0 0 0। तो ये अपर ट्रायंगल वाला 0 हो गया, मतलब लोअर ट्रायंगल में वैल्यूज है, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया सबको? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ओके, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। अभी शायद आप लोगों ने ये कभी नहीं देखा होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर को 11 12 में देखा ही होगा। ये कभी देखा है पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है? हेलो, नो सर। ओके, तो दिखा देते हैं। सो मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स if if a to the power k plus 1 is equal to a, where a is positive integer, okay, fine. And here k is called the period of a। अभी देखो, इसको आप लोगों ने देखा नहीं, इसलिए थोड़ा आपको परेशानी होगा। बस क्या आप लोगों ने, अब पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में छोड़ो, क्या आप लोगों ने कभी एक पीरियोडिक फंक्शन के बारे में सुना है? पीरियोडिक फंक्शन, यस सर। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या है? जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होता है ना? Repeat होता है। Yes, जैसे sir. मान लो साइन थीटा, साइन थीटा हमेशा 2 पाई वैल्यूज में रिपीट होता है ना? Yes, sir. ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, बट मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए ये इनसाइड द टॉपिक है, क्योंकि बाई चांस आपका आ भी सकता है। ये वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, कवर करूंगा, बट जस्ट मुझे आप जानना है, साइन थीटा, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब कितने पीरियड के बाद ये रिपीट होता है? 2 पाई, है ना? Yes, sir. साइन, ओके, 2 थीटा, इसका टाइम पीरियड कोई बता सकता है? और साइन हाफ थीटा, मतलब ओके, इसका टाइम पीरियड? पहले वाले का सर 8 पाई होगा। हाँ, 8 पाई सर। 8 पाई, Yes, sir. 4 पाई, 4 पाई 4 पाई, और कोई? सर पाई 8 होगा पाई, पाई 4 पाई, पाई होगा, ओके। और कोई? और कोई? पहले वाले का क्या होगा?
जिसने बोला पाए वो सबको चॉकलेट खिलाएगा क्योंकि उसका आंसर पाए है। और दूसरे वाले का उस हिसाब से क्या होना चाहिए? सर 4 पाई। एग्जैक्टली 4 पाई। हाँ, तो ये वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक बार मेरे को बस जब मैं मैथमेटिकल पार्ट खत्म करूंगा तो आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस में ये है, बट मैं इसको अच्छे से ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब क्योंकि मैं अभी पीरियडिक सॉरी हाँ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको अभी साइड रखूंगा। बस ये वाला मैं जो मार्क करके रखा हूँ, प्लीज आप लोग मुझे एक बार याद दिला देना उसमें। ठीक है, क्योंकि Yes, उसको ग्राफिकली पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो किसी किसी लोगों ने 8 पाई 4 पाई 4 पाई 8 पाई जो भी हो जितना भी हो बताया था, तो इसको ग्राफिकली दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 2 रीजन। पहला रीजन, एग्जाम में ये कभी भी आ सकता है इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, या फिर इसका कुछ एक करने के लिए आ सकता है। तब अगर आप लोगों ने बाई चांस टाइम पीरियड ही गलत लिया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन लेना है, आपका आंसर तो गलत ही आएगा। और आपको पता है ए आंसर वही आएगा जो आप 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करके बैठे हुए हैं, ए आंसर में वही रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड जानने के लिए, मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो भी पीरियोडिक फंक्शंस है। तो इसलिए ये एक ग्राफिकल चैप्टर है, तो वो मैं थ्रू ग्राफ्स पढ़ाऊंगा। ओके, एंड हो सके तो मैं थोड़ा मैटलैब का कोडिंग भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छा लगे कि हाँ सच में वही है, मैं बस फेक नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली दिखा भी रहा हूँ। मैटलैब नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, तो उसमें मैं कोड करके भी दिखाऊंगा इस वाले पार्ट। ओके, तो ये वाला अभी नहीं बताते, तो मैं बस बोल रहा हूँ कि ये 2 पाई के बाद रिपीट होता है, ये पाई के बाद रिपीट होता है, ये 4 पाई के बाद रिपीट होता है। ठीक उसी तरह ये मैट्रिक्स देखो, a⁴k+1, मतलब के बार चलने के बाद उसके बाद ये रिपीट होने लगा, इसलिए के इसको पीरियड बोलते हैं। सिंपल। अभी आपको ये समझ में आ गया ये वाला, मतलब आप उसका क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, के टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। इसीलिए ये ऐसा फॉर्म में इसको पीरियडिक बोलते हैं। मतलब मान लो a³ इज इक्वल टू a, देन पीरियड ऑफ a क्या होगा? फाइन, समझ गए सब लोग? yes sir. ओके, तो अभी देखना। हाँ, अभी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बहुत ही खतरनाक खतरनाक नाम है। कभी किसी के बच्चों का नाम रखना है अनकॉमन, जैसे मेरा नाम है वैसे नाम, तो रख देना ऐसे कठिन नाम आइडेम्पोटेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और अ, बोलेगा हाँ हाँ क्या बढ़िया नाम दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एनी मैट्रिक्स ए उस पीरियड इज 1। हाँ, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ? उस पीरियड इज 1, उसको मैथ्स इस इक्वेशन में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? कमान, हेलो, ये हो गया। ए हाँ यस, बताओ बताओ। ए, ये हो जाएगा सर। ए सॉरी ए सर, ए टू द पावर 2 क्या है? ए टू द पावर क्या है? मैं सुनाई नहीं दिया मेरे को। 2 एग्जैक्टली, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अगर है तो उस ए मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसका देखो डेफिनेशन ये अभी कैसे सिंपल हो गया पीरियोडिक मैट्रिक्स जानने के बाद। सबको समझ में आ गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? हेलो, yes sir. फाइन। अभी नीलपोटेंट मैट्रिक्स नाम देख के क्या लग रहा है आपको? क्या आएगा? कौन सा नंबर आना चाहिए नाम देख के? जीरो। शून्य आना। हाँ, 0 आना चाहिए, है ना? तो Yes. एनी मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड nilpotent if
a टू द पावर k इज इक्वल टू 0। ये 0 मतलब वैल्यू नहीं है, ये नाल मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो मैट्रिक्स ही होगा ना, तो ये नाल मैट्रिक्स है। ओके, मतलब सारे एलिमेंट्स 0 है। फाइन। a टू द पावर k इज इक्वल टू अगर 0 हमको मिल गया तो उस वाले मैट्रिक्स को हम नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब अगर मान लो a स्क्वायर इक्वल्स टू भी 0 मिल गया, a क्यूब भी इक्वल टू 0 मिल गया, जो भी मिला, ओके, तो उसको हमको क्या मिलेगा, सॉरी, उसके नाम को हम क्या बोलेंगे, उसको नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या हो सकता है कंडीशन, कोई बताएगा? मतलब आपको देख के क्या लग रहा है, अगर k का कौन सा वैल्यू के लिए अगर ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा तो उसका नाम ही चेंज हो जाएगा, नील पोटेंट मैट्रिक्स नहीं रहेगा, तब वो नाल मैट्रिक्स ही बन जाएगा। k इक्वल टू किस में ये नाल मैट्रिक्स ही हो जाएगा, बताओ। एनी गेसेस? k का कौन से वैल्यूज के लिए नील पोटेंट मैट्रिक्स से इसका वैल्यू नाल मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब इसका नाम। हेलो, मतलब a का पावर क्या होने से नील पोटेंट मैट्रिक्स से इसका नाम नाल मैट्रिक्स हो जाएगा, बताओ। बताओ। 0 सर। हाँ, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 तो है ही। यस सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में k का वैल्यू क्या होने से नील पोटेंट मैट्रिक्स की जगह हम इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे, 1 ना। तो इसलिए अगर नील पोटेंट मैट्रिक्स डिफाइन करना है तो k शुड बी ग्रेटर देन 1, बराबर ना। a टू द पावर 1 मतलब क्या, a इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, a नल मैट्रिक्स है तब उस समय। ओके, सबको क्लियर हुआ यस ये पॉइंट? इसलिए मैंने सर। 2 से Yes. स्टार्ट किया, इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट किया, Yes. 1 से स्टार्ट नहीं किया। ओके, मतलब सर इसकी वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो सर क्या वैल्यू आएगी फिर इसकी? क्या क्या क्या, हेलो? यस सर, 1 से ज्यादा वैल्यू पुट करूँ, मतलब सर 2 3 4 5 अगर पुट करूँ वैल्यू, हाँ, तो सर वैल्यू इसकी क्या आएगी फिर? अरे अगर तुम 2 पुट करो, जैसे मान लो, ओके, क्या आपको मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन आता है? अगर यस आपको सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो मुझे ये वाला, या इनमें से भी होगा शायद, हाँ, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके दे दो, मतलब a स्क्वायर इसका निकालो। आया आंसर? लो जी, सो गए क्या बच्चे? चैट बॉक्स में तो नहीं लिख रहा हूँ। सर नील पोटेंट मैट्रिक्स ही आएगा। हाँ, मतलब आपको मल्टीप्लाई करके 0 मिला ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, मैंने बस पूछा था उसका आंसर। 0 मतलब नाल मैट्रिक्स मिला ना आपको, ये वाला मिला होगा, है ना? यस सर। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, A इज नील पोटेंट मैट्रिक्स।
तो देखो डिफरेंस क्या है इसका पीरियोडिक के बीच। पीरियोडिक में क्या है, हम तब तक सेम मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देते जब तक उसके वैल्यू रिपीट नहीं होते। यहाँ पे हम तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमको नल मैट्रिक्स नहीं मिल जाता। अब आया आपको डिफरेंस। तो अगर 2 में ही हमको मिल गया तो इसका इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट बोलते हैं इसको, जो मैं एक्चुअली पढ़ाने वाला था, लेकिन आपने जब क्वेश्चन पूछ लिया कि सर और मल्टीप्लाई, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट इसका 2 है। मतलब a क्यूब इसका 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन a⁻2 एटलीस्ट इसका 0 है। करेक्ट। तो इसलिए इसका एक और टर्म रहता है इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट। मैंने ये नहीं बोला कि a क्यूब 0 होगा, मैंने बस बोला a स्क्वायर 0 होगा। ओके, मतलब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 0 मतलब नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट, अब ये इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, एक जैसे ही नाम, लेकिन चलो ठीक है, इसका एक आप लोगों को वो दे देता हूँ, एक डेमो दे देता हूँ। जबकि आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता ही है। 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। लास्ट टाइम डिटर्मिनेंट में 3/3 मैट्रिक्स ने आप लोगों ने गलती किया था। इस बार देखते हैं इसका में आप क्या करते हो। a इंटू ए, मतलब इसका a स्क्वायर निकालना है आप लोगों को। कमान करो। हेलो, मिल गया। सर आइडेंटिटी आ रहा है। सर आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरी गुड। तब जो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम था शायद आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। ये आ गया। यस सर। हाँ, तो
any matrix A when A square is equals to I is called involuntary मैट्रिक्स। मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा तो हमको क्या होगा, उसका नाम एक स्पेशल नाम हो जाएगा, उसको इनवॉलंटरी मैट्रिक्स को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिक्स। मतलब अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से हम चले गए, अभी हम ऑपरेशंस में आ गए। तो हाँ, मुझे एक बात बताओ, टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ नंबर 1, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए दो मैट्रिक्स बराबर होने में, याद है किसी को? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए सर। एग्जैक्टली, मतलब डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना। तो इफ देयर डायमेंशंस आर सेम एंड नंबर 2 क्या होगा, अभी हम एक्चुअली डेफिनेशन में आ रहे हैं, लेकिन ये प्री रिक्विजिट है। हाँ, अभी बताओ। इफ corresponding elements are same, है ना। मतलब A एक मैट्रिक्स है, A1 B1 A2 B2, अगर ये मैट्रिक्स है। B एक मैट्रिक्स है, C1 D1 C2 D2। और अगर इफ A इज इक्वल टू B है, इसका इंप्लाइज क्या है, A1 इक्वल टू C1, फिर B1 इक्वल टू D1, फिर A2 इक्वल टू C2 एंड B2 इक्वल टू D2। क्या सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सबको आता है। यस सर। बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस एंड माइनस कर देना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स में जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप लोगों ने 12 में पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ, ताकि आपको फिर से जाके एनसीईआरटी बुक खोलना ना पड़े, यही में आपको सब कुछ हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। किसी को याद है कम्यूटेटिव लॉ क्या था एडिशन में? ए प्लस बी इक्वल क्या है? बी प्लस ए। यस। तो मुझे ये बताओ, ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल होगा या नहीं? मैट्रिक्स, हाँ, नंबर नहीं। तुरंत तुरंत हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, करके नहीं देखना है दो दो मैट्रिक्स लेके। ओ, क्या कर रहे थे ऐड? हाँ, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होगा या नहीं होगा? नो सर। ओके, और कोई? हेलो, माइनस देख के सबका माइनस हो गया क्या वॉल्यूम?
नो हेलो सर। ओके, और कोई? तो आंसर हाँ है ब्रो। और कैसे मैं दिखाता हूँ द प्रूफ। ए माइनस बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. तो ओके ओके, हाँ हाँ, आप लोग सही थे, ये नहीं होगा। करेक्ट, कुछ और सोच रहा था। ये नहीं होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। किसको याद है? The A plus B plus C. वेरी गुड। हाँ, इक्वल Bracket. है ना। Yes. sir. और ये सब्ट्रैक्शन ये भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेम ए माइनस बी तो है नहीं। तो मान लो ऐसे अगर कुछ है, इस मे नॉट भी नहीं, ये इक्वल होगा भी नहीं, कभी भी नहीं। तो एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ एडिशन तो फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। एक और था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद है किसी को? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं बस टॉपिक लिख के रख देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आज के क्लास में फिर से हम लोगों ने जो जो पढ़ा, आप उसको रिवाइज करेंगे। जो जो प्रॉपर्टीज है आप उसको देखते रहेंगे। आई थिंक 1 या 2 क्लास के बाद थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर हम धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को चूज करूंगा जिसमें प्रॉपर्टीज यूज होते हैं। मतलब मैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर से आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसका इसके रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है वो करने के बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जाएंगे। और मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मान लो आप लोग एक्चुअली मैट्रिक्स ही कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग्स करके रखा हूँ, आप लिंक में जाके खोल देना। अगर किसी को खोलने में प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं उस कोशिश करूंगा उसको डाउनलोड करके फिर यूट्यूब में डाल के फिर आप लोग देखता हूँ। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। ओके, हैप्पी होली तब तक, गुड नाइट। मंडे को होली है ना, तो आप लोग क्लास करोगे या नहीं करोगे ये मुझे बता दो। कोई इशू नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों का, अगर क्लास करना भी है या नहीं भी करना है। मंडे को है ना होली? Yes, sir. ठीक है, मंडे को हम छुट्टी मनाते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन आप लोग पढ़ाई को छुट्टी मत वो होने देना। ओके, ठीक है, एंजॉय। तो होली के बाद थर्सडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना? ओके, ओके सर। गुड नाइट, बाय बाय। Good night, sir.